गुजरात के साबरमती नदी से 2 महिलाओं की लाश बरामद की जाती है। नदी के बगल में एक दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिपस्टिक से लिखा मिलता है कि हम दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं ताकि उस दूसरे दुनिया में हम चैन से एक दूसरे के साथ रह सकें। इस दुनिया ने हमें साथ नहीं रहने दिया। ये बात संविधान द्वारा अनुच्छेद 377, जिसमें कि 2 समलैंगिक व्यक्तियों के आपसी शारीरिक संबंध को क्राइम बताया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए जाने से ठीक 3 महीने पहले की बात है, यानी जून 2018 की। नमस्कार, मैं हूं कानून प्रिया और आप देख रहे हैं कानून प्रिया का एक नया एपिसोड। हम यहाँ महिलाओं से जुड़े, उन्हें प्रभावित करने वाले कानूनी मुद्दों पर बात करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 377 के डिक्रिमिनलाइज होने के बावजूद पिछले हफ्ते समलैंगिक विवाह के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में क्या दलील पेश की और साथ ही समलैंगिकों को मैरिज राइट्स मिलना आखिर क्यों इतना ज़रूरी है। शुरू करते हैं आर्टिकल 377 से ये क्या कहता था और इसकी इंडियन लीगल सिस्टम में हिस्ट्री क्या रही है। 1861 में जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश का शासन था, उस वक्त ब्रिटिशर्स ने ही इस एक्ट को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। यही वजह है कि इसे कॉलोनियल एरा एक्ट भी कहा जाता है। इसमें सीधे शब्दों में लिखा है, जो भी अपनी मर्जी से किसी पुरुष, महिला या जानवर से प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर शारीरिक संबंध बनाएगा, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अगर 2 सेम सेक्स अडल्ट अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उन्हें नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत 377 कानून की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस एक्ट में सारा माजरा इसके की टर्म का है, यानी प्रकृति के नियम के खिलाफ। हजारों सालों से किसी महिला का दूसरे महिला से प्रेम करना, किसी पुरुष का दूसरे पुरुष से प्रेम करना, इन सब को अप्राकृतिक माना गया। यहाँ तक कि इसे एक डिसऑर्डर के रूप में देखा जाता रहा। इस सोच का साइंटिफिक बेस आखिर क्या था? कुछ भी नहीं। 2018 के जुलाई में इंडियन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने अपने एक स्टेटमेंट में ये जारी किया कि समलैंगिकता कोई डिसऑर्डर, बीमारी या कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है, जिसके 2 महीने बाद 377 को अबॉलिश कर दिया गया। साथ ही 2017 में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और साथ ही कहा गया कि किसी भी इंसान की सेक्सुअलिटी उसका निजी मामला होता है और राइट टू प्राइवेसी के तहत यह सुरक्षित रहना चाहिए। इस एक डिसीजन ने भी 377 को रद्द करवाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड में लेस्बियन यानी 2 महिलाओं के बीच संबंध कभी अवैध नहीं माने गए और पुरुषों के बीच समलैंगिक संबंधों को कुछ शर्तों के साथ 1966 से ही वैध मतलब लीगल माना जाने लगा, जबकि भारत को इंग्लैंड से आज़ादी मिलने के 70 साल बाद जाकर इस धारा से आज़ादी मिल सकी। इस धारा को संविधान के धारा 14-15 यानी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन माना गया और इसी वजह से इसे फाइनली रद्द कर दिया गया। पर अब उठता है सवाल ये कि 377 तो अब अबॉलिश हो गया। इतना तो हुआ कि कम से कम होमोसेक्सुअल्स को अपराधियों की श्रेणी से बाहर निकाला गया, पर क्या समलैंगिकों को इसके अलावा और कोई भी हक हासिल है? जवाब है सीधे शब्दों में ना। समलैंगिकों को हिंदुस्तान में सिर्फ इतना हक हासिल है कि वे आपसी सहमति से किसी भी सेम सेक्स अडल्ट के साथ सेक्स कर पाएं। इसके अलावा कानून की नज़र में उनके लिए कोई और प्रावधान नहीं है। यही हुआ है 377 के हट जाने से। उन्हें कोई हक हासिल नहीं हुए हैं, उन्हें बस अब कानून की नज़र में गुनहगार नहीं माना जाएगा और समाज की नज़र में तो इतना भी हो पाना एक सपना महज लगता है। बात करते हैं अब इस पूरे मामले के रीसेंट डेवलपमेंट्स की। 2013 में हमारे गवर्नमेंट ने एक डेटा सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें ये मेंशन था कि कुल भारतीय पॉपुलेशन में से कम 25 लाख पुरुष होमोसेक्सुअल्स के कैटेगरी में आते हैं, यानी ये हैं। महिलाओं के बारे में यानी लेस्बियंस के बारे में तो चर्चा ही नहीं हुई। खैर, हम यह कह सकते हैं कि असल संख्या ऑफिशियल डेटा से हमेशा ज़्यादा निकलती है, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में इतने बड़े संख्या में एक समूह के होने के बावजूद उन्हें बेसिक राइट्स नहीं हासिल हैं। जैसे वे कभी अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते। उनकी शादी जब लीगलाइज्ड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वे जॉइंट प्रॉपर्टी
घर, बैंक अकाउंट्स तक नहीं बनवा सकते। वे कभी साथ एक बच्चा अडॉप्ट नहीं करवा सकते। वे कभी अपना खुद का परिवार नहीं बना सकते। यहाँ तक कि किसी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान वो अपने पार्टनर से कंसेंट फॉर्म तक नहीं साइन करवा सकते। इन्हीं सब परेशानियों से जूझने के कारण 2 होमोसेक्सुअल कपल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना एक पिटीशन दर्ज किया 2020 में, और यह मांग की कि सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज की जाए कानून के द्वारा। पहला एक गे कपल पराग मेहता और वैभव जैन के द्वारा दर्ज किया गया, जिन्होंने अमेरिका में शादी कर ली है, लेकिन हिंदुस्तान में उनके शादी को वैध यानी लीगल नहीं माना जा रहा। दूसरे एक लेस्बियन कपल अंकिता और डॉक्टर कविता ने पिटीशन फाइल किया, जो हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं पर उन्हें शादी करने के अधिकार से कानूनन वंचित रखा जा रहा है। पराग और वैभव बताते हैं कि यूएस में समलैंगिकों के लिए कुल 1100 से अधिक राइट्स मौजूद हैं, वहीं भारत में रह रहे समलैंगिकों के लिए शादी तक कर पाने का अधिकार नहीं है। यहाँ कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम बाहर से क्यों चीज़ें सीखें, क्यों अपने देश में बाहर की संस्कृति अडॉप्ट करें। तो मैं फिर रिपीट करना चाहूँगी कि भारत में होमोसेक्सुअलिटी क्राइम नहीं था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने ही इसे क्राइम करार दिया और आज तक हम इसके चपेट से बाहर नहीं निकल पाए। इन सभी मुद्दों से आंखें फेर पिटीशन के जवाब में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अदालत में क्या क्या कहा, अब ये जानते हैं। पहली सुनवाई हुई थी अक्टूबर 2020 में। गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के विरोध में होमोसेक्सुअलिटी को पिक्यूलियर सिचुएशन कह दिया। कहा, हमारे सनातन धर्म के बीते 5000 साल में ऐसा असामान्य यानी पिक्यूलियर सिचुएशन कभी नहीं आया था। इसके बाद इसी मामले में 24 फरवरी 2021 यानी पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहे लॉयर ने कई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दे डाले जिसमें समलैंगिकों को का राइट टू इक्वालिटी, संविधान में स्थित समानता के अधिकार की धज्जियां उड़ाते दिखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर राजकुमार यादव ने अपने आर्ग्यूमेंट में कहा, 2 लोगों के बीच वैवाहिक रिश्ते को सिर्फ उनका आपसी संबंध नहीं बताया जा सकता, क्योंकि शादी सिर्फ 2 लोगों से नहीं बल्कि रीति रिवाज, परंपरा, समाज से होती है। इंडियन फैमिली कॉन्सेप्ट में लड़के लड़के या लड़की लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते। शादी को स्वीकृति मिलने के लिए एक बायोलॉजिकल पुरुष और बायोलॉजिकल स्त्री को ही शादी करना होता है और उनके शारीरिक संबंध से पैदा हुआ बच्चा ही एक पूरा परिवार कहलाया जा सकता है। इसलिए मैं इन पिटिशनर्स के पिटिशन को अनसूटेबल और मिसप्लेस्ड बताता हूँ। आगे उन्होंने एक तरह से हाई कोर्ट और हिंदुस्तान के पूरे जुडिशियल सिस्टम को ही चेतावनी दे डाली। कहा, सेम सेक्स मैरिज को कानून द्वारा स्वीकृति दिला पाना कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। ये काम कोर्ट इसलिए नहीं कर सकती, ना ही इसे लीगल करार दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ये काम सिर्फ संसद में यानी लेजिस्लेचर के द्वारा ही संभव हो सकता है। और इसी तरह फिर से LGBTQ+ कम्युनिटी के लोगों को आम जनता से अलग थलग कर उनके साथ व्यावहारिक तौर पर भेदभाव होता नजर आ रहा है। अपने पिटीशन में वैभव, पराग, कविता और अंकिता ने सिर्फ ये मांग की थी कि स्पेशल और फॉरेन मैरिज एक्ट में सेम सेक्स मैरिज को भी स्वीकृति मिले, पर अभी के लिए ये एक सपना मात्र है। अगली सुनवाई इस केस में अप्रैल 2021 में ही होनी है। बात सिर्फ मैरिटल राइट्स की ही नहीं, बेसिक डिस्क्रिमिनेशन से भी अपने आप को सुरक्षित करने की है। LGBTQ+ कम्युनिटी के लोगों के साथ जिस स्तर पर जाकर भेदभाव दिखता है, चाहे वो पुलिस की कस्टडी में टॉर्चर हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड से लेकर नौकरी तक की बात हो, हर जगह ये भेदभाव नज़र आता है। और इस भेदभाव से छुटकारा तभी मिल सकता है जब LGBTQ कम्युनिटी के लिए एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ हो, जैसा कि इस देश में महिलाओं के लिए मौजूद है। इसी लॉ की आवश्यकता पर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सौरभ कृपाल। वे 2020 में बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, भारत में ट्रांस लोगों के लिए ऐसा लॉ है ही नहीं, जबकि हम सब संविधान का मूल एसेंस ही है
कि लोगों को भेदभाव से बचाया जाए और इसलिए ट्रांस लोगों में एक साथ पर्सनल मैटर्स से शादी से लेकर बाकी क्षेत्रों में जैसे रोजगार, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में भेदभाव होता है। जबकि इस तरह के कानून की आवश्यकता के बारे में चर्चा होती है, ऐसे कानून को लागू करने के प्रति बहुत कम राजनीतिक समर्थन दिखाई देती है। सरकार का रवैया दुखद है। 2013 में केंद्रीय सरकार ने जो लिस्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, उसमें साफ शब्दों में यह लिखा है कि 25 लाख गे लोगों में से 7% लोग अब तक एड्स के शिकार हो चुके हैं। मेडिकल फैसिलिटीज से लेकर छोटे से छोटा हक जैसे बिना डरे एक दूसरे का हाथ थामे रह पाना सभी विपरीत स्थितियों में ये भी मौजूदा कानून के कारण संभव नहीं है होमोसेक्सुअल्स के लिए। क्या आपको पता है, जिनका डेटा इकट्ठा करना भी ज़रूरी नहीं समझ पाई केंद्र सरकार, इस देश की वे महिलाएं जो किसी पुरुष की जगह अपने ही जैसी स्त्री से प्रेम करती हैं, इस देश की लेस्बियंस, बाइसेक्सुअल्स, उन सभी की कहानी गे लोगों से कहीं ज़्यादा बदतर होती है। कई परिवार वालों को जैसे ही पता चलता है अपनी बेटियों के बारे में, वे तरह तरह से भयानक नुस्खे अपनाने की कोशिश करते हैं, बेटियों पर यह आस लगाए कि कहीं बीमारी दूर हो जाए। इसमें ज़बरदस्ती नंगा करके किसी मर्द के साथ एक कमरे में छोड़ देने से लेकर करेक्टिव रेप यानी बीमारी से मुक्त करवाने के लिए, ठीक करने के लिए किसी मर्द द्वारा उन लड़कियों का रेप तक करवाया जाता है। परिवार के द्वारा दिए गए इन सब तमाम तरह की पीड़ाओं को छोड़कर या उससे बचने के लिए जब लड़कियां घर छोड़ देती हैं, उनके पास उस एक प्रेमिका के सिवा और कोई नहीं होता जो उन्हें संबल दे सके, पर उनके साथ अपना एक नया परिवार बनाने का सपना भी उनसे छीन लिया जाता है। ये सब कुछ समानता के अधिकार का हनन नहीं तो और क्या है। अंत में एक कविता सुनाना चाहूँगी समलैंगिकता पर। इस कविता ने मुझे सिखाया है, इसलिए आपके साथ साझा कर रही हूँ। इसे हर्ष भारद्वाज ने लिखा है। तुमने कभी फूल को नहीं देखा है, फूल के देह पर ही खिला हुआ, क्योंकि तुम्हारे नज़रिए में भौरों का डंक है। तुम नहीं जान सकते कि एक कुएं में एक कुआं किस तरह उतरता है, क्योंकि तुम्हारी प्यास एक हद में बंद है, ठीक तुम्हारे समाज की तरह। मैंने एक समतल भूमि को एक समतल भूमि पर खिसकते देखा है। मैंने पहाड़ों को पहाड़ों से मिलते देखा है। मैंने देखा है किस तरह दो हथौड़े एक दूसरे से सट कर थक कर सोते हैं। मैंने एक सैनिक को एक दूसरे सैनिक के होठों पर उतरते देखा है। मैंने जो कुछ भी देखा है अब तक, उसमें सबसे सुंदर मैंने एक स्त्री को किसी दूसरे स्त्री का घाव भरते देखा है। तुम्हारे लिए काला सफ़ेद का विलोम है, हमारे लिए बस दो रंग जो जब चाहे घुल जाए, काले से काला, सफ़ेद से सफ़ेद, जो जब चाहे बन जाए समूचा इंद्रधनुष। शुक्रिया, देखते रहिए ऑर्डिनरी।